वेलकम बैक गाइस। तो सबसे पहले तो यार आप सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, शेयर किया, लाइक किया। उसके अलावा यार इतने अच्छे अच्छे कमेंट आप करते हो, तो उन सब के लिए थैंक यू सो मच। ठीक है। बेसिकली आपका एक क्वेश्चन होगा कि यार मैं रेगुलरली वीडियोस क्यों नहीं बना पाता हूँ, तो उसका भी यार एक बार जवाब दे देता हूँ आपको। ये होता क्या है, ये मैंने पहले भी कई लोगों को बता दिया था कि यार यूट्यूब में वीडियो बनाने में काफी टाइम लग जाता है। मेरे को एक वीडियो बनाने में लगभग 4-5 घंटे लग जाते हैं। ठीक है, ये रियलिटी है। पहले मुझे पढ़ना पड़ता है, फिर वीडियो बनानी पड़ती है, तो इसमें काफी टाइम लग जाता है। उसके अलावा जो आउटपुट मिलता है यूट्यूब से वो काफी कम है। अर्निंग काफी लो होती है यार, ऐसा नहीं होता कि बहुत ज्यादा मिल जाता है। अर्निंग काफी लो रहती है और मेहनत बहुत ज्यादा रहती है। ठीक है। तो बेसिकली बस यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ। पर लेकिन एक रिक्वेस्ट आप सबसे रहेगी कि अभी मैं इस चैनल में ज्वाइन बटन इनेबल कर दूंगा, जिससे आप मेंबरशिप ले सकते हैं इस चैनल की, एनसीईआरटी के ज्ञान की। तो देखो इसमें क्या होगा, आपको भी कुछ बेनिफिट होगा। आपको कुछ वीडियोस मिलेंगे जो कि मेंबरशिप ओनली होंगे, है ना। तो इससे देखो क्या होगा, एक तो मुझे हेल्प मिल जाएगी, इस वजह से मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं आपके लिए रेगुलरली वीडियो बना पाऊंगा। बस इतनी सी हेल्प आपसे चाहिए। जो मेंबरशिप का प्राइस होगा वो काफी लो होगा। ठीक है। सबसे मिनिमल जो प्राइस होगा वो मैं रखूंगा, पैसे ज्यादा मैं बिल्कुल भी नहीं रखूंगा। तो बस यार फाइनली आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप थोड़ी सी हेल्प करिए मेरी। मैं रेगुलरली वीडियोस जरूर बनाऊंगा। ठीक है। बाकी इतना जो आपने सपोर्ट किया इस चैनल को, उसके लिए थैंक यू सो मच यार। हाथ जोड़ के थैंक यू बोलता हूं आप सबको। थैंक यू। चलो फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है। तो वेलकम बैक गाइस। आज हम क्लास 12 बायोलॉजी के चैप्टर 8 का पार्ट 1 पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर का नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो देखो बेसिकली इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, ह्यूमन हेल्थ के बारे में पढ़ना है और इससे रिलेटेड डिजीजेस के बारे में पढ़ना है। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। Health for a long time was considered as a state of body and mind where there was a balance of certain humors. तो देखो काफी पहले से हेल्थ को क्या माना जाता था, बैलेंस ऑफ बिटवीन बॉडी एंड माइंड एंड सर्टेन ह्यूमर्स। तो इसको समझते हैं, यहां पे देखो डिटेल में थोड़ा से समझेंगे। सबसे पहले यहां पे नाम आता है हिपोक्रेट्स का। ठीक है, हिपोक्रेट्स। तो हिपोक्रेट्स कौन थे? फादर ऑफ मेडिसिन। ठीक है, ये थे फादर ऑफ मेडिसिन। तो इन्होंने सजेस्ट किया था कि हमारी बॉडी में कुछ इंपॉर्टेंट बॉडी फ्लूइड्स होते हैं जिनको बोला जाता है ह्यूमर्स। ठीक है, हिपोक्रेट्स ने क्या बोला था, हमारी बॉडी में कुछ इंपॉर्टेंट बॉडी फ्लूइड्स होते हैं जिनको बोलते हैं ह्यूमर्स। अब इसमें कौन कौन से बॉडी फ्लूइड आते हैं आपके? ब्लड। ठीक है। इसके अलावा आपका आता है यहां पे क्या, येलो बाइल। ठीक है। इसके अलावा यहां पे आता है एक फ्लेग्म। ठीक है। और चौथा यहां पे आता है ब्लैक बाइल। तो इन सारे फ्लूइड को मिला के बोला जाता है ह्यूमर्स। ठीक है। तो हिपोक्रेट्स का मानना था कि जिस पर्सन में ये जितने भी बॉडी फ्लूइड हैं, इनमें अगर बैलेंस बना रहेगा तो वो पर्सन कैसा होगा? हेल्दी। फिर से बोल रहा हूं, हिपोक्रेट्स ने क्या बोला था कि जिस भी पर्सन में ये बॉडी फ्लूइड्स के बीच में बैलेंस बना रहेगा वो पर्सन हेल्दी होगा। और अगर इस बैलेंस में कुछ भी चेंज आता है तो वो अनहेल्दी हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं। ब्लड तो आपको पता ही है क्या होता है। ठीक है। येलो बाइल के बारे में यहाँ पे समझते हैं। देखो येलो बाइल जो होता है, बेसिकली ऐसा बिलीव किया जाता था कि वो लीवर से बनता है। ठीक है। और अगर इसका एक्सेस हो गया किसी भी पर्सन में तो उससे क्या होता है? एंगर, उसे गुस्सा आता है। इसके बाद आता है फ्लेग्म। तो फ्लेग्म ऐसा माना जाता था कि ये कहां से प्रोड्यूस होता है? ये प्रोड्यूस होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम से। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से। अब ये जो फ्लेग में, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? बलगम। ठीक है, ये तो सबको पता है, बलगम। ठीक है। तो अब देखो, अगर इस फ्लेग्म का एक्सेस हो जाए, ठीक है, ये ज्यादा बनने लगे, तो उससे क्या होगा? रेस्पिरेटरी पैसेज ब्लॉक होने लगेगा, तो हमें सांस लेने में दिक्कत होगी। ठीक है। और उसके बाद लास्ट आता है ब्लैक बाइल। तो ब्लैक बाइल क्या होता है? ऐसा माना जाता था कि जो ब्लैक बाइल होता है वो सिक्रीट होता है कहां से? किडनी से। और कहां से होता है? स्प्लीन से। ठीक है, किडनी या फिर स्प्लीन से सिक्रीट होता है। ठीक है। और अब देखो, अगर ये एक्सेस में हो जाए, ठीक है, अगर ये एक्सेस में हो जाए तो इससे एक कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं मिलेनकोली। मिलेनकोली। ठीक है। मिलेनकोली का बेसिकली मतलब होता है डिप्रेशन। ठीक है, या फिर सैडनेस,
और इसके अलावा ब्लैक बाइल अगर ज्यादा हो जाता है तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? फीवर के लिए। ठीक है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? फीवर के लिए। तो देखो यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने देखा ये ह्यूमर्स में जब भी कोई इम्बैलेंस होता है तो उससे कई सारी डिजीज वाली कंडीशन हो जाती है। ठीक है, समझ गए? चलो आगे पढ़ते हैं। दिस इज व्हाट अर्ली ग्रीक लाइक हिपोक्रेट्स एज वेल एज इंडियन आयुर्वेद सिस्टम ऑफ मेडिसिन asserted। तो देखो asserted का मतलब होता है स्ट्रांगली बिलीव। तो ये जो थ्योरी थी इस पे स्ट्रांगली बिलीव करते थे कौन? ग्रीक्स, जैसे कि हिपोक्रेट्स। ठीक है, उसके अलावा इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम जो था वो भी इस थ्योरी पे बिलीव करता था। इट वॉज थॉट दैट पर्सन विद ब्लैक बाइल बिलोंग्स टू हॉट पर्सनैलिटी एंड वुड हैव फीवर्स। तो ऐसा माना जाता था कि जिस पर्सन में ब्लैक बाइल होता है, ठीक है, जिस पर्सन में ब्लैक बाइल होता है उसकी हॉट पर्सनैलिटी होती है और उसको फीवर्स आते हैं, जैसा कि हमने पहले पढ़ा। ठीक है, दिस आइडिया वॉज अराइव्ड एट बाय प्योर रिफ्लेक्टिव थॉट। अब इसका क्या मतलब हुआ? तो रिफ्लेक्टिव थॉट्स का मतलब होता है कि ऐसे थॉट या ऐसी सोच बनना जो कि पास्ट एक्सपीरियंस से बनती है। देखो इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ तो है नहीं, इस थ्योरी का कोई भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है। तो ये जो थ्योरी बनी थी किस बेस पे बनी थी? पास्ट एक्सपीरियंसेस पे। ठीक है, जैसे किसी पर्सन को फीवर आया तो किसी ने बोल दिया इसमें शायद ब्लैक बाइल होगा, इस वजह से इसको फीवर आया होगा। समझ रहे हो ना? तो जो एक्सपीरियंसेस लोगों के सामने आते थे पहले, उसी से उन्होंने यहाँ पे ये थ्योरी बनाना शुरू कर दिया था, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं थी। The discovery of blood circulation by William Harvey using experimental method and the demonstration of normal body temperature in person with black bile using thermometer disprove the good humor hypothesis of health। तो देखो यहाँ पे नाम आता है विलियम हार्वे, ये इंपॉर्टेंट है। विलियम हार्वे पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने करेक्टली डिस्क्राइब किया था कि किस तरीके से हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है। उसके अलावा उन्होंने एक और चीज प्रूव करी थी। देखो उन्होंने क्या किया था, जैसे कि एक पर्सन है, ठीक है, इस पर्सन में क्या है? ब्लैक बाइल। ठीक है, इस पर्सन में ब्लैक बाइल है, तो इसका मतलब अगर इसमें ब्लैक बाइल है तो इसमें क्या होना चाहिए? फीवर, है ना, जैसे कि हमने पढ़ा, या इसे बार बार फीवर आते रहने चाहिए। बट लेकिन विलियम हार्वे ने जब इस पर्सन में थर्मामीटर की मदद से चेक किया कि भाई इसमें फीवर है या नहीं है, तो उन्हें मिला कि इसमें फीवर नहीं है। ठीक है, और इसको रेगुलरली फीवर नहीं आते हैं। तो इससे क्या हुआ? इससे डिसप्रूव हो गया गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस ऑफ हेल्थ। गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस ऑफ हेल्थ क्या कहती है? कि जिस पर्सन में ब्लैक बाइल मिलता है उसको फीवर आते हैं, बट लेकिन इस पर्सन में फीवर नहीं दिखा, तो इससे ये डिसप्रूव हो गया, मतलब ये गलत साबित हो गई। ये जो थ्योरी है, ये जो हाइपोथेसिस है गुड ह्यूमर वाली, ये गलत साबित हो गई। ठीक है, इन लेटर ईयर्स बायोलॉजी स्टेटेड दैट माइंड इन्फ्लुएंसेस थ्रू न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम अवर इम्यून सिस्टम एंड दैट अवर इम्यून सिस्टम मेंटेन्स अवर हेल्थ। तो देखो बेसिकली बायोलॉजी ने क्या बोला? ठीक है, बायोलॉजी ने बोला जो हमारा माइंड है वो न्यूरल सिस्टम, ठीक है, न्यूरल सिस्टम, एंड जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है, एंडोक्राइन सिस्टम कौन सा होता है? हार्मोनल सिस्टम। तो जो हमारा माइंड है वो न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों को कंट्रोल करता है। फिर ये जो न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम है ये हमारे इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, और ये जो इम्यून सिस्टम होता है ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हमें पता है अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो हमें जल्दी से बीमारियां नहीं होंगी और हम हेल्दी रहेंगे। तो बेसिकली इससे हम क्या समझे? देखो इससे हम ये समझे कि अगर जो हमारी मेंटल स्टेट, ठीक है, या मेंटल हेल्थ सही नहीं होगी तो हमारे न्यूरल सिस्टम में प्रॉब्लम आएगी, एंडोक्राइन सिस्टम में प्रॉब्लम आएगी, जिस वजह से हमारे इम्यून सिस्टम में प्रॉब्लम आएगी और हमारी हेल्थ ठीक नहीं रह पाएगी। ठीक है, तो देखो आगे क्या लिखा है, हेंस माइंड एंड मेंटल स्टेट कैन अफेक्ट अवर हेल्थ। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जो हमारा माइंड है या जो हमारी मेंटल स्टेट होती है वो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करती है।
अब जैसे कोई पर्सन है वो बहुत सैड रहता है या डिप्रेस रहता है, तो इस वजह से क्या होता है, इस वजह से उस पर्सन का जो इम्यून सिस्टम होता है वो वीक हो जाता है, जिस वजह से उसको कई सारी बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स हेल्थ इज अफेक्टेड बाय, अब देखो जो हमारी हेल्थ है वो किन चीजों से अफेक्ट हो सकती है। पहला, जेनेटिक डिसऑर्डर्स। अब जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? बेसिकली डिजीज कॉज बाय चेंज इन डीएनए। अगर डीएनए में कुछ भी चेंज हो जाता है तो उससे क्या होती है? जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो जेनेटिक डिसऑर्डर के कुछ एग्जांपल क्या हो सकते हैं? डाउन सिंड्रोम, सिस्टिक फाइब्रोसिस, थैलेसेमिया, सिकल सेल अनीमिया। ठीक है, ये कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स के एग्जांपल हैं। तो इसमें क्या लिखा है? डेफिशिएंसी विद विच अ चाइल्ड इज बोर्न। अब देखो जैसे कोई बच्चा पैदा हुआ, तो वो जो बच्चा पैदा हुआ उसमें जेनेटिक डिसऑर्डर है। क्यों है? क्योंकि उसकी बॉडी में कुछ कमी है, कुछ डेफिशिएंसी है। ठीक है, एंड डेफिशिएंसीज डिफेक्ट्स विच द चाइल्ड इनहेरिट्स फ्रॉम पेरेंट्स फ्रॉम बर्थ। अब देखो ये भी आपको पता है जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं वो क्या होते हैं? इनहेरिट होते हैं, मतलब पेरेंट्स से उसके प्रोजेनी में जाते हैं। तो इस तरीके से जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या है? इनहेरिट भी होते हैं। तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या समझा कि जो हमारी हेल्थ होती है वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह से भी अफेक्ट होती है। अगला आता है इन्फेक्शंस। अब देखो जो इन्फेक्शंस होते हैं वो बेसिकली किससे होते हैं? इन्फेक्शियस एजेंट से। जैसे कि एक इन्फेक्शन हो गया बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो कि बैक्टीरिया से होगा। फिर होता है वायरल इन्फेक्शन, जो कि वायरस से होता है। फिर क्या होता है? फंगल इन्फेक्शन, जो कि फंगस से होता है। और सबसे लास्ट में आता है प्रायॉन्स। ठीक है, प्रायॉन से भी क्या होते हैं? इन्फेक्शंस होते हैं। अगला आता है लाइफस्टाइल इंक्लूडिंग फूड एंड वाटर वी टेक। तो देखो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम खाना कैसा खा रहे हैं, हम पानी कैसा पी रहे हैं, उस पे हमारी हेल्थ काफी ज्यादा डिपेंड होती है। इसके अलावा हम अपनी बॉडी को कितना रेस्ट देते हैं, कितनी एक्सरसाइज करते हैं, इस पे भी हमारी हेल्थ डिपेंड होती है। इसके अलावा देखो हम में कुछ हैबिट्स होती हैं और कुछ हैबिट्स नहीं होती हैं। तो कौन सी हैबिट्स नहीं होनी चाहिए? जो बुरी हैबिट्स होती हैं। होनी कौन सी चाहिए? जो अच्छी हैबिट्स होती हैं। तो इन सब पे हमारी हेल्थ डिपेंड करती है। द टर्म हेल्थ इज वेरी फ्रिक्वेंटली यूज्ड बाय एवरीबॉडी। तो देखो हम लोग हेल्थ टर्म का यूज कई बार करते हैं, है ना? अपनी बातों में हेल्थ वर्ड का यूज कई बार करते हैं। तो हाउ डू वी डिफाइन इट? हम हेल्थ को कैसे डिफाइन करेंगे? हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन एब्सेंस ऑफ डिजीज और फिजिकल फिटनेस। तो देखो हेल्थ का सिर्फ इतना मतलब नहीं होता कि अगर कोई पर्सन फिजिकली फिट है तो हम उसे हेल्दी बोलते हैं, या कोई पर्सन है जिसमें कोई भी बीमारी नहीं है तो हम उसको हेल्दी बोलते हैं। ठीक है, इतनी सिंपल तरीके से हम हेल्थ को डिफाइन नहीं कर सकते। इट कुड बी डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो देखो अगर हम किसी पर्सन को बोल रहे हैं कि ये हेल्दी है, तो इसका मतलब वो फिजिकली फिट होना चाहिए, मेंटली फिट होना चाहिए, मतलब उसकी जो मेंटल हेल्थ है वो सही रहनी चाहिए। क्योंकि हमने पढ़ा था अभी कि अगर मेंटल हेल्थ सही नहीं होगी तो तब भी हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, जिससे बहुत सारी बीमारियां हमें होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा वो सोशल वेलबींग होना चाहिए। अब सोशल वेलबींग का मतलब है कि वो इंसान लोगों से मिलता हो, काफी बातें करता हो, अकेला ना रहता हो, मतलब। ठीक है, सीधी बात। तो हेल्दी पर्सन कौन सा हुआ? जो फिजिकली, मेंटली एंड सोशली वेलबींग होगा। When people are healthy, they are more efficient at work. अब देखो कोई भी हेल्दी पर्सन होगा तो वो अपने काम को बहुत अच्छे से कर पाएगा। अब वो अपने काम को अच्छे से कर पा रहा है तो उससे क्या होगा? दिस इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी। उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगी, काम करने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी। एंड ब्रिंग्स इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। तो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी किससे रिलेटेड हुआ? मनी से रिलेटेड। तो यहां पे क्या बोला? अगर कोई पर्सन हेल्दी है तो वो अपने काम को बहुत अच्छे से कर पाएगा, उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी और वो ज्यादा पैसे कमा पाएगा, है ना? हेल्थ ऑल्सो इंक्रीजेस लॉन्गेविटी ऑफ पीपल। लॉन्गेविटी का मतलब क्या होता है? लंबी उम्र। तो अगर कोई पर्सन हेल्दी होगा तो उसकी लंबी उम्र होगी, है ना? सीधी बात है। एंड रिड्यूसेस इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी। तो इन्फेंट क्या होता है? नवजात, जो एकदम पैदा हुआ बच्चा रहता है। और मैटरनल का मतलब होता है रिलेटेड टू मदर। तो जो नवजात बच्चा रहता है या जो उसकी मदर रहती है उसकी भी मोर्टेलिटी क्या होगी? कम होगी, मतलब उनके मरने के जो चांसेस होंगे वो कम होंगे, क्योंकि वो क्या है? हेल्दी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम क्या समझ रहे हैं कि हेल्थ हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। हेल्थ से बढ़ के कोई भी चीज नहीं होती है। बैलेंस डाइट
पर्सनल हाइजीन एंड रेगुलर एक्सरसाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन गुड हेल्थ। तो देखो, अगर हमें अपनी हेल्थ को सही रखना है तो हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, अपनी पर्सनल हाइजीन पे ध्यान देना चाहिए, मतलब साफ सफाई पे। उसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज करते रहनी चाहिए। तो इस सबसे क्या होगा, जो हमारी हेल्थ है वो मेंटेन रहेगी। ठीक है। योगा हैज बीन प्रैक्टिस्ड सिंस टाइम इमेमोरियल टू अचीव फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। तो देखो, काफी पहले से ही लोग योगा करते आ रहे हैं ताकि उनकी मेंटल हेल्थ भी सही रहे और फिजिकल हेल्थ भी सही रहे, है ना। अवेयरनेस अबाउट डिजीज एंड देयर इफेक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीली फंक्शन। तो देखो, अगर हमें अपनी हेल्थ को सही रखना है तो हमें अवेयरनेस होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि कैसे कोई डिजीज हमारी बॉडी में एंटर करती है और वो हमारी बॉडी में किस ऑर्गन में क्या इफेक्ट डालती है, ये हमें पता होना चाहिए। उसके अलावा वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए। तो जो वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन होती है वो किसके अगेंस्ट काम करती है, अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीजेस, है ना। जैसे कि इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो पोलियो का। ठीक है। तो पोलियो की क्या आती है, पोलियो की वैक्सीन आती हैं। उसके अलावा एक इन्फेक्शियस डिजीज कौन सी हो गई, हेपेटाइटिस। ठीक है। तो हेपेटाइटिस के इंजेक्शन हमें बचपन में लगते हैं। इसमें जैसे ए है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, है ना, ये सब रहते हैं। अच्छा, जो हेपेटाइटिस सी होता है ना, उसकी वैक्सीन अभी तक नहीं है। हेपेटाइटिस सी की क्या कोई वैक्सीन अभी तक नहीं है। ओके। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। तो देखो, जो भी वेस्ट रहता है उसका प्रॉपर डिस्पोजल करना, या जैसे हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम बेसिकली टॉयलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। खुले में हमें नहीं जाना चाहिए, हमें टॉयलेट का इस्तेमाल करना चाहिए, ये गवर्नमेंट हमें बताती है, ताकि डिजीजेस जो है वो फैले ना। कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर्स क्या होते हैं, देखो बेसिकली पहले हमें समझना है कि पैथोजेंस क्या होते हैं। ठीक है, पैथोजेंस क्या होते हैं। पैथोजेंस होते हैं डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डिजीज करते हैं उन्हें पैथोजेंस बोलते हैं। और वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स बेसिकली ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि पैथोजेंस को कैरी करते हैं। ठीक है, कैरी करते हैं, या हम कह सकते हैं वेक्टर्स क्या होते हैं, जो बीमारियों को फैलाते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, देखो मलेरिया का। ठीक है, तो मलेरिया में जो पैथोजन होता है वो क्या होता है, प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम क्या करता है, मलेरिया करता है। और इसमें वेक्टर क्या होगा, ठीक है, जो बीमारी फैलाएगा वो क्या होगा, मॉस्किटो। ठीक है, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। तो बेसिकली ये डिफरेंस होता है पैथोजन और वेक्टर में। तो यहां पे क्या लिखा है, कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स। तो अगर हम वेक्टर्स को कंट्रोल कर देंगे तो उससे क्या होगा, बीमारियां नहीं फैलेगी। जैसे डेंगू रहता है, ठीक है, डेंगू के लिए जो मॉस्किटो रहता है उसका नाम क्या रहता है, एडीज मॉस्किटो। तो ऐसे बोलेंगे, डेंगू का जो वेक्टर है वो क्या है, एडीज मॉस्किटो। तो अगर हम एडीज मॉस्किटो को मार देंगे तो उससे क्या होगा, जो डेंगू है वो नहीं फैलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसी का मतलब है कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स। एंड मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन इन फूड एंड वाटर रिसोर्सेज आर नेसेसरी फॉर अचीविंग गुड हेल्थ। तो देखो बेसिकली यहाँ पे क्या बोला उसने लास्ट में, उसने बोला कि जो भी हमारे वाटर रिसोर्सेज है जहां से हम वाटर लेते हैं, या जो भी हमारा फूड रिसोर्स है जहां से हम फूड लेते हैं, वो कैसा होना चाहिए, हाइजीन होना चाहिए, मतलब साफ सुथरा होना चाहिए। तो ये जितनी भी चीजें हमने पढ़ी, ये चीजें जरूरी होती हैं फॉर अचीविंग गुड हेल्थ। चैप्टर बोरिंग लग रहा है क्या, लग रहा होगा हल्का फुल्का, आगे सही है। ठीक है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। When the functioning of one or more organs or systems of the body is adversely affected, characterized by appearance of various signs and symptoms, we say that we are not healthy, we have a disease. तो देखो, अगर कोई पर्सन है, उस पर्सन की बॉडी में एक ऑर्गन या एक से ज्यादा ऑर्गन ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, या उस पर्सन की बॉडी के जो सिस्टम्स हैं जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इन सब में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो उससे क्या होगा, उस पर्सन की बॉडी में कई सारे साइन एंड सिम्टम्स आएंगे, मतलब कुछ लक्षण आएंगे, और फिर हम क्या बोलेंगे, वो पर्सन जो है हेल्दी नहीं है, इसका मतलब उसमें कुछ डिजीज है। देखो एग्जांपल लेते हैं, मान लो अगर किसी पर्सन में लीवर डिजीज हो गई, ठीक है, लीवर डिजीज हो गई,
तो उसके सिम्टम क्या हो सकते हैं? उसके सिम्टम हो सकते हैं कि जो स्किन है, ठीक है, या फिर जो आई है वो क्या हो गई, येलो कलर की हो गई, मतलब जॉन्डिस हो सकता है उसमें। इसके अलावा उसको क्या हो सकता है? एब्डोमिनल पेन, ठीक है, एब्डोमिनल पेन हो जाएगा, एब्डोमेन में स्वेलिंग हो जाएगी। और क्या हो सकता है इसमें? डार्क यूरिन कलर हो सकता है, ठीक है, डार्क यूरिन कलर। और क्या हो सकता है इसमें? इसमें हो सकता है आपका स्वेलिंग्स इन लेग्स, ठीक है। इसके अलावा और भी सिम्टम्स आ सकते हैं। तो देखो, अगर यहाँ पे लीवर में डिजीज हुई है तो उससे क्या होगा? कुछ सिम्टम्स आएंगे। अब ये जो सिम्टम्स आएंगे इसके बेस पे क्या होगा? हम बोल सकते हैं कि इस पर्सन में कुछ प्रॉब्लम है। फिर ये पर्सन डॉक्टर पे जाएगा, डॉक्टर टेस्ट वगैरह करेगा और उससे उसे पता चल जाएगा लीवर में डिजीज है। तो जब भी डिजीज होती है उसमें क्या होते हैं? कुछ सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। डिजीज कैन बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। अब देखो, डिजीज बेसिकली दो टाइप की होती है, एक होती है इन्फेक्शियस, एक होती है नॉन इन्फेक्शियस। डिजीज विच आर इजिली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो देखो, कोई बीमारी है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में आसानी से फैल जाती है, तो उस बीमारी को बोला जाता है इन्फेक्शियस डिजीज। Infectious disease are very common and every one of us suffering from these at some time or other. तो देखो, infectious disease क्या होती है? बहुत कॉमन होती है। जैसे कि एग्जांपल आप क्या ले सकते हैं? सर्दी जुकाम, जिसे बोलते हैं कॉमन कोल्ड। तो कभी ना कभी हमें ये infectious disease हुई है, ठीक है। Some of the infectious diseases like AIDS are fatal. अब देखो, कुछ infectious disease होती हैं जैसे कि AIDS। तो AIDS क्या होती है? fatal होती है, मतलब इससे जान जाती है। Among non-infectious disease, cancer is the major cause of death. अब जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होती हैं वो कैसी डिजीज होती हैं? जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती है। जैसे कि आपका क्या हो गया? ब्लड प्रेशर हो गया, ठीक है। ब्लड प्रेशर क्या है? ऐसे छूने से तो फैलता नहीं है, तो ये बीमारी कैसी हो गई? नॉन इन्फेक्शियस हो गई। इसके अलावा कैंसर हो गया, कैंसर भी नॉन इन्फेक्शियस है, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? कैंसर जो है वो एक ऐसी नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डेथ होती है, ओके। और यहाँ पे दूसरा क्या है? ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज ऑल्सो अफेक्ट अवर हेल्थ एडवर्सली। तो जो ड्रग और अल्कोहल होती है उससे तो हमारी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब होती ही है। जैसे कि आप बात करें अल्कोहल की, ठीक है, तो अल्कोहल जो इंसान बहुत ज्यादा पीता है उसमें बीमारी होती है क्या? सिरोसिस ऑफ लीवर। उसमें क्या होता है? लीवर खराब हो जाता है और फिर उसकी डेथ हो जाती है। तो ये सारी चीजें क्या हैं? खराब हैं, गलत हैं, ओके। बाय बाय।